हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार सिंह, ग्रेड आयोस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो है वो दो हिस्सों में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और ये जो आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो निबोस आईजीसी में अपीयर हुए हैं या निबोस आईजीसी का एग्जाम देना चाहते हैं फ्यूचर में और सीखना चाहते हैं कि निबोस आईजी 2 जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। उन लोगों के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली जो है आप सीख जाएंगे कि कैसे रिस्क असेसमेंट को बनाया जाता है। आप खुद सीख ही नहीं जाएंगे दोस्तों, इसके साथ साथ आप दूसरे को सिखाने का भी एबल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और पार्ट 1 ये वाला ये वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वाला भी वीडियो आएगा तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी आपके सुझाव हैं उसको कमेंट बॉक्स में जो है डेफिनेटली आप डालेंगे ताकि उससे जो है हमें काफी समझने में सहूलियत होगी। सो रिस्क असेसमेंट IG2 का इंट्रोडक्शन है, यानी कि द एम ऑफ दिस रिस्क असेसमेंट इज फॉर यू टू practically apply the knowledge and understanding that you have gained from your study। यानी कि आपने जो स्टडी किया उसमें आपने क्या गेन किया, क्या समझा, क्या नॉलेज लिया, उसको कैसे प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है वो आपको इस रिस्क असेसमेंट में चेक होता है। To do this, you will need to complete a risk assessment of your workplace। तो इसको लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका वर्कप्लेस है उस वर्कप्लेस का कंप्लीट आपको रिस्क असेसमेंट करना है। पहले बिफोर यू स्टार्ट द असेसमेंट, आपको स्टार्ट करने के लिए, असेसमेंट का स्टार्ट करने के लिए यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर स्टडी ऑफ द होल सिलेबस ऑफ द IG सिलेबस। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए आपको IG का जितना भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस को आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। दैट इज एलिमेंट 1 to 11 अगर अच्छा से अगर आप कर लेते हैं तो आपको IG2 बनाने में काफी सहूलियत होगी, काफी बेनिफिट होगा। अगर 1 से 11 एलिमेंट अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड एलिमेंट 1 to एलिमेंट 11। दैट इज मींस thoroughly all the syllabus of all the content of the NIBOS IG। Now the stages of the assessment are as follow। If anyone asks you that the part of the risk assessment, there are 4 part of the risk assessment। आप risk assessment का 4 पार्ट बता सकते हैं। पहला पार्ट है, उसका जो नाम है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज। यानी कि पहला जो पार्ट है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और क्या मेथड यूज किया है उसके बारे में। दूसरा जो आपका पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग रिस्क असेसमेंट, यानी कि दूसरा जो पार्ट है वो आपका रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है ये आपका जो है प्रायोरिटीज 3 एक्शन विद द जस्टिफिकेशन, यानी कि इसका नाम है, आगे हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। चौथा जो पार्ट है ये आपका रिव्यू है, कम्युनिकेट है एंड चेक है। यानी कि जो IG2 जो है, जो रिस्क असेसमेंट 2 है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड द नेम ऑफ द ऑल 4 पार्ट्स इज मेंशन हियर एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज, दूसरा रिस्क असेसमेंट, तीसरा प्रायोरिटीज 3 एक्शन विद द जस्टिफिकेशन, चौथा रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। सो दीज आर द 4 पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट। सो पहला हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज में क्या क्या आपको करना है। तो यू विल नीड टू इंक्लूड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन एज ए मिनिमम। आपको कम से कम मिनिमम जो है फ्लोइंग इंफॉर्मेशन जो है आपको इसमें फीड करना है। क्या क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको रियल ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम डालना है, आप यहाँ पे व्हाटएवर कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निबोस आएगा चेक करने के लिए, तो कुछ भी डाल सकते हैं। XYZ मतलब XYZ नहीं डालना है, कुछ इस तरह का कंपनी बना लेना है। साइट लोकेशन जो है, यू डोंट नीड टू गिव द फुल एड्रेस, जस्ट जनरल लोकेशन न्यू दिल्ली इंडिया। आपको जनरल लोकेशन डालना है, जैसे बिहार का है तो पटना इंडिया ऐसे कर देना है, ठीक है। दिल्ली का है तो दिल्ली इंडिया ऐसे करना है। पार्टिकुलर पूरा एड्रेस डिटेल जो है आपको पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ मेनी वर्कर आर एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ वर्कर कितने एम्प्लॉयड है, इसको डालना रहता है। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जनरल डिस्क्रिप्शन दे देना है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करती क्या है, किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसमें आपका शामिल होगा विच मस्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड। किस प्रकार का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या सर्विस कोई प्रदान कर रही है या किसी प्रकार का एक्टिविटी लेके वहां पे काम चल रहा है, या फिर वहां का शिफ्ट पैटर्न क्या है, 3 शिफ्ट में काम हो रहे हैं, 2 शिफ्ट में काम हो रहे हैं, तो ये सारा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डालना पड़ता है। उसके साथ साथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में आप कौन कौन से एरिया को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है एंड सभी एरिया को आप एक ही बार में रिस्क असेसमेंट में आप शामिल नहीं कर सकते हैं, पार्ट वाइज आपको करना होता है। तो कौन कौन से वार्ड का, कौन कौन से जनरल लोकेशन का आप क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो पार्ट आपको इसमें डालना है, वो एरिया को डालना है। जैसे मान लीजिए कि वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 या वार्ड सिर्फ 3 या एरिया डिवाइडेड, जो नाम आपकी जनरली वहां पे होगा वो एरिया आप वहां पे डाल सकते हैं, एरिया का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जैसे मान लीजिए कि वहां पे मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है, डेमोलेशन का काम हो रहा है, एक्सकवेशन का काम हो रहा है ना, किस प्रकार का वहां पे काम हो रहा है ना, उस एरिया से रिलेटेड आपको वहां पे डाल देना। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट, उस एरिया को आप डाल सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन who has the day to day responsibility for health and safety in your organization। इसके साथ साथ अदर किसी प्रकार का कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो मान लीजिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी का डे टू डे वहां किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो साइट मैनेजर का है या किसका है, ये आपको एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस आपको पूछता है तो उसमें आपको ये डालना है कि साइट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या किसकी होती है या सेफ्टी वाले की होती है, वो आपको डालना रहता है। इफ यू फील देयर इज नथिंग रिलेवेंट हियर, आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड दिस इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है लगता है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल डाल के छोड़ सकते हैं, बट आपको वहां पर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस तरह से जैसे आप बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज करना है तो इस तरह से बना सकते हैं जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा है। जैसे IGG, जैसे मान लीजिए कि कंपनी हो गई, जो आप लोगों को जो मिला होगा, इसका एक ईमेल कॉपी भी मिला होगा। तो IGG लिमिटेड इज ए मीडियम साइज गैरेज विथ ऑफिसेज, यानी कि ये जो कंपनी है मीडियम साइज की कंपनी है, गैरेज का काम होता है, ऑफिस भी है, व्हीकल रिपेयर शॉप भी है, पेंट स्प्रे का भी यहाँ पे काम होता है। द बिजनेस डज ए लॉट ऑफ बॉडी रिपेयर ऑन द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पे बॉडी रिपेयर का काम होता है, जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से यहाँ पे कारें आती हैं और उनका बॉडी जो है यहाँ पे रिपेयर किया जाता है। इसके साथ साथ सर्विसिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट फॉर द मेंबर ऑफ द पब्लिक। इसके साथ साथ अदर्स कोई पब्लिक का भी अगर गाड़ी आता है तो उस प्रकार की भी कार की गाड़ियों की भी सर्विसेज यहाँ पे की जाती है। टिपिकल एक्टिविटी अंडरटेकिंग इंक्लूड मूविंग स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द स्टोर टू द वर्किंग एरिया। इसमें जो टिपिकल, यानी कि टिपिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे किस प्रकार का जो है काम यहाँ पे बेसिकली हो रहा है। तो यहाँ पे वर्कशॉप जो है एरिया है, तो एरिया में आप देख सकते हैं कि टिपिकल एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इंक्लूड मूविंग स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द स्टोर टू द वर्कशॉप एरिया, यानी कि स्टोर से वर्कशॉप एरिया में क्या करना रहता है, सामान को जो है इधर उधर करना रहता है, राइट। तो वो यहाँ पे आप जो है आपने यहाँ पे देखा कि इसका जो मेन काम है वो आपका यही है कि वो इधर से उधर जो है कर सके, स्टोर से जो है वर्कशॉप पे जो है लेके जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ इंजन रिपेयर का भी काम होता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू सर्विसिंग। ठीक है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू सर्विसेज भी यहाँ पे होता है। देन यहाँ पे आपका जो है मोड्स, यानी कि आपका जो भी व्हीकल्स होता है उसका क्या होता है कि एनुअली जो है उसकी टेस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको मोड्स, यानी कि पूरा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक रूल होता है कि साल में एक बार उस गाड़ी को जो है पूरा थ्रोली जो है क्या करना है, चेक करना है। उसके साथ साथ बॉडी रिपेयर का काम, ड्रेनिंग फ्यूल, ऑयल फ्रॉम व्हीकल्स,
स्प्रे बोथ एक्टिविटी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ पेंट्स दैट आर सॉल्वेंट बेस्ड पेंट का भी वहां पे यूज होता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वहां पे हो रही है। द गैरेज ऑपरेट फ्रॉम 8 AM टू 6 PM, और ये जो गैरेज है ये सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो है ये गैरेज जो है चलता है। एंड वीकेंड इज क्लोज्ड एट द वीकेंड, यानी कि वीकडे में यानी कि सप्ताह में एक दिन ये क्या रहता है, बंद रहता है। वर्कर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू वर्क 7 hours पर डे, और वर्कर को यहाँ पे जरूरत है कि मतलब कि पर डे 7 घंटा ही वर्कर को यहाँ पे काम करना है। सो देयर आर स्ट्रेसेस स्टार्ट एंड फिनिश टाइम इन द प्लेस, इसलिए यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं वो सही से काम टाइम पे ऑन टाइम शुरू हो सके और काम समय से ऑफ हो सके। तो ये इस तरह का जो है इसमें जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। अब यहां पे मेथोलॉजी में देखिए, मेथोलॉजी यूज में क्या है, तो नोट यू विल देन नीड टू आउटलाइन हाउ यू कैरिड आउट द रिस्क असेसमेंट, यानी कि रिस्क असेसमेंट को आप कैसे करेंगे उसका मेथड आपको बताना है। यू विल नीड टू इंक्लूड एज ए मिनिमम, यानी कि आप कैसे करेंगे। सपोज करिए कि आपको मान लीजिए कि किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप किताब लेते हैं, गूगल करते हैं, जानकारी लेते हैं। हर चीज तो आपके माइंड में नहीं रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारा चीज तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप मेथोलॉजी यूज करेंगे तो क्या मेथड आप यूज करेंगे, तो उसमें आता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पता है। एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, दूसरा आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो आपको दोनों सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं मेथोलॉजी, यानी कि वो मेथड को आप यूज कर रहे हैं। The sources of information that you have consulted local legislation, अब आपके दिमाग में आता है कि इसको हम क्यों कंसल्ट करेंगे, तो कंसल्ट करने से फायदा ये होगा कि लेजिस्लेशन क्या कहता है, नियम कानून क्या कहता है, उसके ऊपर लीगल एविडेंस क्या है, लीगली क्या वो सही है, लीगली किस प्रकार से होने चाहिए, ये सारा चीज जो है कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन उसका क्या बोलता है, क्योंकि वो क्या है, टेस्टेड है, अप्रूव्ड है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं ताकि हमारा जो भी असेसमेंट है वो सटीक रहे, रिलेवेंट रहे और सही रहे एंड फ्रूटफुल रहे और अच्छे से हम सबको बना सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंसल्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज तो हमारे दिमाग में होगा नहीं, तो उसलिए मतलब हमारा क्या साथी हो। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर का, एक ट्रेनर का साथी बुक्स होता है, आजकल ऑनलाइन हो गया, तो वहां से भी बहुत सारे रिसोर्स जो है मिल जाते हैं। तो हर चीज का एक देने वाला एक होना चाहिए। तो उसी तरह से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को जानकारी दे सकता है, जिसमें 2 प्रकार के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोनों मेथड को, दोनों मेथोलॉजी को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले जब रिस्क असेसमेंट हम बना रहे हैं तो किस प्रकार के इंडस्ट्रीज पे बना रहे हैं, क्या हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बना रहे हैं, क्या हम आपको प्रोसेस प्लांट से रिलेटेड बना रहे हैं, क्या हम सीमेंट प्लांट से रिलेटेड बना रहे हैं, क्या हम जो है गैरेज के ऊपर बना रहे हैं, किस प्रकार से रिलेटेड हम बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से रिलेटेड बना रहे हैं उस प्रकार से रिलेटेड हम गूगल में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन हमें या स्टैंडर्ड मिल जाएगा, या तो ILO के साइट पे मिलेगा या HAC के साइट पे मिलेगा या इस तरह के OSHA वगैरह का साइट है। तो इस तरह के जो साइट्स है उन साइट से कन्वेंशन रिकमेंडेशन ज्यादातर आपको HAC और ILO के साइट पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये आपको देखना होगा और वहां पे सर्च करके वहां से किस आर्टिकल का क्या रूल क्या बोलता है वहां पे आपको सब मिल जाएगा। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन है, HSE यानी कि हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का जो वेबसाइट है वहां से मिल सकता है। सो दिस ऑल आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सीडेंट हिस्ट्री, अब एक्सीडेंट हिस्ट्री क्या है, तो ये आप कंपनी के अंदर जब बुकलेट देखेंगे तो पता चलेगा कि उस कंपनी में कितना एक्सीडेंट अभी तक हुआ है। इन्फोर्समेंट नोटिस, यानी कि इन्फोर्समेंट नोटिस का मतलब होता है कभी कभी कंपनी क्या करती है कि कुछ गलत एक्टिविटी करती है, गलत काम करती है, तो उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नोटिस आ जाता है, यानी कि कुछ दिन के लिए उसका जो काम जो होता है या तो बंद हो जाता है या वार्निंग दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो भी नोटिसेज आते हैं उससे भी आपको पता चलता है इन्फोर्समेंट नोटिस आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रैक्टिसेस है वो आपका सही
नहीं है। तो इन्फोर्समेंट नोटिस भी आप चेक कर सकते हैं, दिस ऑल आर द कम्स अंडर, आपको कंपनी के अंदर मिलेगा तो इंटरनल में जाएगा। इसके साथ साथ वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो भी आपको करंट सिनेरियो क्या है पता चल जाएगा। वहां पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर अवेलेबल होता ही है हर कंपनी में, उसको देखेंगे। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड होता है उसको देखेंगे। पुराना अगर सेफ्टी का कोई रिस्क असेसमेंट है वो देखेंगे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो देखेंगे। एब्सेंस रिकॉर्ड है वो देखेंगे। सिकनेस रिकॉर्ड है वो देखेंगे। तो जितने भी सारे इंटरनल सोर्स में आपने जो पढ़ा था वो सारा आप चेक कर सकते हैं और वहां से आप बहुत सारा आइडिया आपको लग सकता है। तो वो मेथोडोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हु यू स्पोक टू, यानी कि आपने किससे किससे बात किया। ऐसा नहीं कि रमेश से बात किया, प्रभाकर से बात किया, सरफराज से बात किया, उनका नाम लिखना है। उनका जस्ट जो है, उनका जो डेजिग्नेशन है, जिस लेवल है वो लेवल को डालना है। जैसे वर्कर हो गया, एक कैटेगरी आपको डालना है, सुपरवाइजर्स हो गया, मैनेजर हो गया, तो किन किन लोगों से बात किया, इस प्रकार की कैटेगरी यहां पे आपको जस्ट फुलफिल कर देना है। अब हाउ यू आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, यानी कि आपने जो हैजार्ड है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया। ठीक है, हाउ यू आइडेंटिफाई, तो हैजार्ड, ठीक है, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, यानी कि हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है आपको। व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, ऑलरेडी वहां पे पहले क्या हो रहा था। ठीक है, मतलब पहले से ऑलरेडी वहां पे क्या व्यवस्था था, कोई खतरा था तो उससे रिलेटेड क्या व्यवस्था था। एंड एनी एडिशनल कंट्रोल और एक्शन दैट मे रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ और एडिशनल कंट्रोल या रिक्वायर्ड की कुछ जरूरत तो नहीं है। तो ये आपको रिस्क असेसमेंट में बनाना रहता है, भरना रहता है, राइट। सो आगे पार्ट में हम लोग इसको भी देखेंगे, बट प्लीज नोट दैट दिस सेक्शन कैन ओनली बी कंप्लीटेड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर रिस्क असेसमेंट। निबोस कहता है कि जब तक आप रिस्क असेसमेंट पार्ट 2 जब तक आप कंप्लीट ना करें तब तक आप इसको पार्ट 1 को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्यों ज्यादा बेटर रहता है कि रिस्क असेसमेंट आप बनाएंगे तो किस प्रकार का सिनेरियो है, किस प्रकार का उसमें वर्क प्लेस है, किस प्रकार का हैजार्ड्स है, ये सारा चीज आपको आइडिया लग जाएगा। तब आप पार्ट 1 बनाएंगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगा। इसलिए निबोस ये कहता है, आगे आपकी मर्जी, आप कैसों भी कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है, जो प्रूवन है, जो बेस्ट तरीका है वो आपका यही है। तो इस तरीके से आप मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए मेथोडोलॉजी में यहां पे आपका जो है यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। और ये जो फॉर्मेट आपको निबोस के एंड से मिलता है, तो ये वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ रहता है। आपको ये वाला जो सेक्शन होता है इस साइड वाला, ये आपको लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, राइट। तो यहां पे आपको इस सेक्शन में क्या क्या लिखना है वो साफ साफ यहां पे देखिए साइड में आपको दिया हुआ था। क्या क्या लिखना है, तो आउटलाइन हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट, दिस शुड इंक्लूड, यानी कि आपको लिखना है कि कैसे रिस्क असेसमेंट को कैरिड किया गया। अब किस तरह से रिस्क असेसमेंट को कैरिड किया गया उसके बारे में लिखना है। एंड उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कौन कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने कंसल्ट किया उसके बारे में आपको लिखना है। किस किस प्रकार कैटेगरी के लोगों से आपने बात किया उसके बारे में लिखना है। और आपने हैजार्ड को आइडेंटिफाई, हाउ यू आइडेंटिफाई द हैजार्ड, हैजार्ड को आपने आइडेंटिफाई कैसे किया तो उस हैजार्ड्स के बारे में लिखना है। वहां पे व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, ऑलरेडी पहले से वहां पे क्या चल रहा था या क्या उपाय पहले से था उसके बारे में लिखना है। और एनी एडिशनल कंट्रोल एक्शन में बी रिक्वायर्ड, क्या आपको लगा विजिट करने के बाद कि एनी एडिशनल कंट्रोल एक्शन वहां पर रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो वो भी आपको ये सारा पॉइंट जो इस साइड में कह रहा है इसी को इलोबरेट जो है इस साइड में करना है। अब देखिए इसका इलोबरेशन कैसे किया गया है, तो I started by looking to see if the ILO has any code of practice relating to the garage work। इसके पहले हम लोग जब देख रहे थे वहां तो वहां पे आपको मिला था कि गैरेज वर्क था, तो गैरेज वर्क के ऊपर जो है इंटरनेट पे इन्होंने क्या किया, सर्च किया, देखा कि गैरेज वर्क के ऊपर किसी प्रकार का गाइडलाइन है कि नहीं है। तो विच देयर वाजन, है ना, द ब्रिटिश वेबसाइट हैज लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, तो हमको ब्रिटिश वेबसाइट मिला जहां पे बहुत सारा रिसोर्स मिला। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी इन मोटर व्हीकल रिपेयर एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज HSG 261, यानी कि HSE जो होती है हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का जो भी गाइडलाइन होता है ना वो HSG और उसका नंबर कुछ ना कुछ वहां पे होता है। तो आप गूगल करेंगे HSG 261 टाइप करेंगे ना तो आपको वो गाइडलाइन मिल जाएगा।
ठीक है, तो वहां पे आपको मिला। अब यहां पे जो www.hac.gov.uk ये जो है, ये इसका एड्रेस का जो है लिंक है। जब आप गूगल करेंगे, जब गूगल में जब आप डालेंगे HSG 261 और जब वहां पे जब सर्च जब करेंगे, जब नीचे आएगा ड्रॉप डाउन, तो वहां पे जब क्लिक करेंगे तो ऊपर जो एड्रेस बार में लिंक आएगा वो इसी तरह से होगा, PDF में होगा। तो जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट करना रहता है और यहां पे डाल देना रहता है। तो वाज ए गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो है बहुत अच्छा, यानी कि हमको यहां से बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी हमें मिल गया, राइट। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि कैसे जो है ये आता है, कैसे इसको करते हैं, ताकि यहां भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कहां जाएंगे, गूगल पे आएंगे और यहां पे हम डालेंगे HSG 261, ठीक है, ऐसे डालेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऊपर में ही यहां पे आ गया हेल्थ एंड सेफ्टी इन मोटर व्हीकल रिपेयर एंड एसोसिएटेड। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहां पे खुल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा यहां पे जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पे जो एड्रेस बार में ये वाला जो होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, यहां से जस्ट आपको कॉपी करना है और जो रिस्क असेसमेंट बनाते होंगे वहां पे ले जाके आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो ये इसका लिंक हो गया, यानी कि इस लिंक के सहारे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से लिंक को जो है आप यहां पे डाल सकते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए HSD.gov.uk और बाकी सब चीज है, लास्ट में HSD 261.htm है, इसी तरह का जो है यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर लुकिंग एट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को देखने के बाद I then went around the workshop and talked to the people who are doing the job. उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्कशॉप एरिया में हम गए और वहां पे जाके लोगों से हमने बात किया जो वहां पे काम कर रहे थे। इससे क्या हुआ, दिस हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड दैट वर प्रेजेंट अलोंग विथ एनी कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस। तो इससे हमको आइडेंटिफाई करने में फायदा हुआ, हैजार्ड को हमने आइडेंटिफाई करने में हमको काफी ज्यादा फायदा भी हुआ और इससे पता भी चला कि वहां पे पहले से ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, क्या होने चाहिए। It also allow me to assess whether the current control were adequate। और इससे हमको ये भी फायदा हुआ कि ये हमको अलाउ किया कि करंट जो कंट्रोल जो है वो पर्याप्त है कि नहीं है, या करंट कंट्रोल को जो है और ज्यादा कैसा है, ये हमको पता चला करने के बाद। द वर्कर दैट आई स्पोक, जिस वर्कर से हमने बात किया, टू गिव मी इंफॉर्मेशन दैट वाज ऑब्वियस फ्रॉम जस्ट ए विजुअल इंस्पेक्शन हमने किया तो हमें पता चला। फॉर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ वर्कर डिडंट नो दैट देयर वर डस्ट मास्क अवेलेबल। अब जब हमने ऑब्जर्व किया, लोगों से बात किया, तो वहां हमें पता चला कि डस्ट मास्क अवेलेबल तो है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे वर्कर को जो है पता नहीं है, और रीजन व्हाई दिस शुड बी वर्न, जिसके वजह से वो पहन नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज हमको जब हम ऑब्जर्वेशन किए, जब वहां पे गए, लोगों से बात किए, तो ये हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पे साइड में दिया था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपका कंप्लीट हो गया। हु यू स्पोक टू, तो वो चीज अभी चल रहा है, और हैजार्ड्स के बारे में भी क्या क्या हैजार्ड्स वहां पे है वो अभी पता चला। देन आई ऑल्सो चेक द एक्सीडेंट बुक। उसके बाद हम एक्सीडेंट बुक को भी देखें टू सी व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट हैड ऑकर ओवर द लास्ट 12 मंथ एंड वेदर एनी ऑफ दिस इंसिडेंट वर रिकरिंग। उसके बाद हमने क्या किया कि वहां पे जो भी हमारा एक्सीडेंट बुक्स था, उस एक्सीडेंट बुक को हमने क्या किया, देखा और देखने की कोशिश किया कि क्या एक्सीडेंट बुक में किसी प्रकार का दुर्घटना जो है पुनः जो है सिमिलर रिपीटेशन तो नहीं है, तो ये भी हमने देखा। आई ऑल्सो चेक द रीजन फॉर द सिक एब्सेंस। सिक एब्सेंस का मतलब होता है बीमारी की वजह से एब्सेंट होना, तो उसे हम सिक एब्सेंस बोलते हैं, तो उसको भी हमने चेक किया। अगेन टू सी इफ देयर वर एनी रेकरिंग देम फॉर इल हेल्थ, और इल हेल्थ का केसेस तो नहीं है, इसको भी हमने अगेन क्या किया, चेक किया कि ये भी तो रेकरिंग बार बार तो नहीं हो रहा है, इस तरह की चीजें, तो इस चीज को भी हमने क्या किया, चेक किया। फॉलोइंग द इंस्पेक्शन आई रेफर्ड बैक टू द नोट्स, और उसके साथ साथ जब हम इंस्पेक्शन कर रहे थे तो हम नोट्स भी वहां पे बना रहे थे, लिख रहे थे। एंड आई मेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी रिव्यू टू हेल्प मी। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उसका मैं पहले ही रिव्यू कर लिया था, तो उससे भी काफी हमको हेल्पफुल मिला टू डिसाइड एनी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स
और एक्शन दैट वर नीडेड। तो किसी अदर प्रकार का कंट्रोल मेजर्स या एक्शन की जरूरत तो नहीं है, वो हमें क्या हुआ, उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन करने से हमें फायदा हुआ और उससे हमें काफी हेल्प हुआ। तो इस तरीके से आप जो मेथोलॉजी वाला पार्ट है उस पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आई मूव टू पार्ट 2 दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। सो नाउ अब हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट जो है पार्ट 2 जो है इसके ऊपर अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कैरी ऑन करना है। सो यहां पे आप देख रहे हैं यू मस्ट यूज द टेबल इन पार्ट 2, यानी कि जो टेबल आप यूज करेंगे पार्ट 2 ऑफ द असेसमेंट पैक टू कंप्लीट द रिस्क असेसमेंट, यू विल नीड टू कंप्लीट ए रिस्क असेसमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट में यू मस्ट फाइंड एंड रिकॉर्ड एटलीस्ट 10 डिफरेंट हैजार्ड दैट आर टेकन फ्रॉम एटलीस्ट 5 डिफरेंट हैजार्ड कैटेगरी, यानी कि कम से कम आपको जो है 10 डिफरेंट हैजार्ड जो है आपको क्या करना है, आपको डालने हैं। और आपकी हैजार्ड की जो कैटेगरी होगी वो 5 या 5 से ज्यादा आपकी हैजार्ड की कैटेगरी होनी चाहिए। और जो 10 जो डिफरेंट हैजार्ड लिखना है वो मिनिमम है, मैक्सिमम आप 12 जा सकते हैं, 14 भी जा सकते हैं, लेकिन 12 इज द सफिशिएंट। तो 12 से ज्यादा नहीं जाना है। एंड उसकी जो कैटेगरी है 5 है तो 5 से बढ़ा के आप 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट, हैजार्ड कैटेगरी फॉर दिस असेसमेंट आर द टॉपिक हेडिंग फॉर द एलिमेंट 5 to 11 ऑफ द आईजी सिलेबस एज सो इन द टेबल। यानी कि टेबल में, यानी कि आप समझिए कि आईजी 2 आप जो पढ़ते हैं, एलिमेंट 5 से लेके एलिमेंट 11 तक का जो टेबल आप जो पढ़ते हैं वो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये हैजार्ड की कैटेगरी क्या होता है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे भी हैजार्ड की कैटेगरी। नोट में देखिए, नो रिपीटेशन अगेन ऑफ सेम हैजार्ड, यानी कि सेम हैजार्ड का रिपीटेशन हमें नहीं करना है। 10 डिफरेंट हैजार्ड विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटिंग नहीं करना है। जैसे अब एक हैजार्ड आपने ले लिया तो उसी हैजार्ड को पुनः आप अगर लिखते हैं तो क्या होगा कि वो आपका रिपीटेशन हो जाएगा, तो एक ही काउंट होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप 12 लिखे हैं तब तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अगर 10 लिखेंगे तो फिर आप रेफर कर दिए जाएंगे। तो नो रिपीटेशन करना है, सेम हैजार्ड को अलग आपको हैजार्ड होना चाहिए, यानी कि 10 जो है डिफरेंट हैजार्ड्स होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के हैजार्ड्स नहीं होने चाहिए। कम से कम 6 कैटेगरी या 5 कैटेगरी आपको रखना है, लेकिन डिफरेंट हैजार्ड कम से कम आपको 10 या आप 12 करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नाउ यू कैन सी हैजार्ड की कैटेगरी। अब यहां पे हैजार्ड की कैटेगरी आप यहां पे देख लीजिए, जैसे नॉइज हो गया, अलग कैटेगरी हैजार्ड की हो गया, वाइब्रेशन हो गया, अलग हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बनाते हैं तो नॉइज एंड वाइब्रेशन कैटेगरी में एक एक में दोनों डाल देते हैं, नॉइज एंड वाइब्रेशन। तो ये गलती नहीं करना है। नॉइज इज द अनदर हैजार्ड कैटेगरी एंड वाइब्रेशन इज द अनदर हैजार्ड कैटेगरी। तो दोनों को सेपरेट रखना है। रेडिएशन भी अलग है, मेंटल इल हेल्थ अलग है, वायलेंस एट वर्क अलग कैटेगरी है, सबस्टेंसेस अब्यूज एट वर्क ये भी आपका अलग कैटेगरी है। ठीक है, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये भी आपको क्या है, हैजार्ड्स की जो है अलग कैटेगरी है, जिसमें आपका एर्गोनॉमिक्स हो गया, है ना, वर्क स्टेशन डिजाइन हो गया, ये सब इसमें आता है। अब मैनुअल हैंडलिंग जो है ये आपका अलग हैजार्ड की कैटेगरी हो गया, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, ये आपका अलग हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। उसी तरह से सबस्टेंसेस जो है हैजार्डियर सबस्टेंसेस, जिसमें आपका केमिकल्स हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, तो हैजार्डियर सबस्टेंसेस ये सिंगल आपको हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। उसी तरह से हेल्थ, वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट ये आपका जो है एक आपका कैटेगरी हो गया। वर्क एट हाइट एक कैटेगरी हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, लोन वर्किंग हो गया, स्लीप एंड ट्रिप हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ये सारा हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। वर्क रिलेटेड ड्राइविंग ये भी हो गया। देन वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी ये भी आपका हैजार्ड का कैटेगरी हो गया। फायर आपका हैजार्ड का कैटेगरी हो गया। एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपका क्या हो गया, हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। तो इन सभी हैजार्ड की कैटेगरी में से मिनिमम 5 या मैक्सिमम आप 6-7 आप ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम हैजार्ड जो है मिनिमम जो है हैजार्ड डिफरेंट टाइप्स के वो 10 होने चाहिए मिनिमम, एंड मिनिमम हैजार्ड कैटेगरी 5 होना चाहिए। अब ज्यादा करेंगे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा, एक अगर गड़बड़ भी होगा तो एडजस्ट कर जाएगा। तो 12 लेके चलते हैं एंड हैजार्ड कैटेगरी 6-7 लेके चलते हैं, 8 लेके चलेंगे तो वो ठीक रहेगा, दैट इज गुड। सो ये चीज रहा हैजार्ड कैटेगरी के बारे में।
अब यहां पे देखिए रिस्क असेसमेंट को आपको कैसे बनाना है। अब यहां पे देखिए रिस्क असेसमेंट आपको बनाना कैसे है, तो इस तरह से एक यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह से आप ज्यादा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 12 एग्जांपल आपको बनाने होंगे, बट यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यहां पे जो है हमने इलोब्रेशन किया हुआ है। जैसे यहां पे देखिए आपके जो कॉलम है वो क्या क्या है, तो हैजार्ड, कैटेगरी एंड हैजार्ड, यानी कि हैजार्ड की कैटेगरी है, आपको पहले हैजार्ड कैटेगरी लिखना है और उसके बाद हैजार्ड लिखना है। तो जैसे आप यहां पे देखिए फायर, फायर हमने देखा था अभी पहले कि फायर क्या था, हैजार्ड की कैटेगरी था, तो ऊपर हमने लिख दिया फायर, तो फायर क्या हो गया, हैजार्ड की कैटेगरी हो गया। अब ये हैजार्ड होगा कैसे, तो वेल्डिंग एंड गैस कटिंग इज कैरिड आउट नियर स्टोरेज ऑफ पेंट, यानी कि जहां पे पेंट वगैरह रखा हुआ है उसी के आजू बाजू में क्या हो रहा है, वेल्डिंग एंड गैस कटिंग का काम हो रहा है, जिससे वहां पे फायर होने की चांसेस है। तो इस तरह से आपने हैजार्ड की कैटेगरी भी लिख दिया और हैजार्ड भी आपने लिख दिया, राइट। उसके बाद से है हु माइट बी हार्म एंड हाउ। हु माइट बी हार्म एंड हाउ का मतलब होता है किस व्यक्ति को उससे नुकसान पहुंचता है एंड कैसे नुकसान पहुंचता है, उसको बोलते हैं हु माइट बी हार्म एंड हाउ। हु माने कौन एंड हाउ माने कैसे, यानी किसको हुआ और कैसे हुआ। तो किसको हुआ, तो इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कैटेगरी आपको जो है वो लिखना है। जैसे वेल्डर्स हो गए, ग्राइंडर हो गए, हेल्पर हो गए, सुपरवाइजर हो गए या नियर बाय वर्कर हो गए, ये हु में हो गया, ठीक है। हु माइट बी हार्म एंड हाउ, कैसे इनको नुकसान पहुंचा, तो वेल्डिंग ड्रॉपलेट्स में कम इन कांटेक्ट ऑफ पेंट्स, यानी कि वेल्डिंग जब होता है तो उसका ड्रॉपलेट निकलता है, वो पेंट के कांटेक्ट में आया, विच इज फ्लामेबल, जो कि क्या था, फ्लामेबल था आपका पेंट, एंड रिजल्ट इन फायर, जिसकी वजह से फायर हो गया, दैट लीड टू बर्न टू पर्सन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो हो सकता है कि आगे वो लीड करके बर्न कर सकता है, आदमी को भी जला सकता है एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, हाउ कैसे हुआ उसको आपने डिफाइन कर दिया। तो ये सारा चीज आप अपना जब वर्कप्लेस का जब रिस्क असेसमेंट करेंगे वहीं से आपको मिल जाएगा। अब तीसरा कॉलम कहता है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग। ऑलरेडी आप वहां पे पहले से क्या कर रहे हैं, मतलब पहले से वहां पे ऑलरेडी क्या उपाय था, इनका सेंस ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि हैजार्ड्स है, तो ऐसा तो नहीं होना होगा कि कुछ ना कुछ उपाय नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय पहले से जरूरी होता है। जैसे अगर हमको बीमारी होती है तो डायरेक्ट दिखाने के लिए सीधे के लिए थोड़ा दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, सबसे पहले हम लोकल शहर में दिखाते हैं, वहां पे बीमारी ठीक नहीं होती है तो हम बाहर जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो पहले जो बीमारी हम दिखाए हुए रहते हैं उस डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट पूरा लेके जाते हैं, और वो डॉक्टर जो होता है बाहर वाला वो उसको पूरा रिव्यू करता है, चेक करता है, तो जिससे उसको समझ में आता है कि क्या क्या दवाई चला हुआ है। तो पहले से क्या क्या उपाय वहां पे इस फायर से बचने के लिए पहले से क्या क्या उपाय किया गया है, तो उपाय यहां पे देखेंगे तो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग इज गिवन फॉर द सेफ वेल्डिंग एंड गैस कटिंग ऑपरेशन नियर स्टोरेज ऑफ पेंट, यानी कि पहला काम किया गया है कि इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग जो है यहां पे दिया गया है वेल्डिंग करने के लिए, गैस कटिंग करने के लिए, स्टोरेज ऑफ पेंट के लिए, ताकि किसी प्रकार का फायर ना हो। तो ये काम पहले से ऑलरेडी उस कंपनी में, उस वर्कप्लेस पे हुआ है, जस्ट आपको वर्कप्लेस से लेना है और लिखना है। देन टूलबॉक्स टॉक इज गिवन फॉर बिहेविंग सेफली इन रेगुलर डे टू डे वेल्डिंग ऑपरेशन। टीबी रेगुलरली किया जाता है ताकि वेल्डिंग ऑपरेशन जो है सही तरीके से हो, ये भी आपको लिखना है। सुपरवाइजर भी वहां पे अपॉइंट किया गया है फॉर सुपरवाइजिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि सुपरवाइजर को भी वहां पे अपॉइंट किया गया है जो सुपरवाइजिंग करते रहे ताकि किसी प्रकार का वहां पे फायर होने के चांसेस ना रहे, राइट। देन परमिट इज टेकन फॉर कैरिंग आउट हॉट वर्क नियर स्टोरेज ऑफ पेंट। इसके साथ साथ उस पेंट के पास काम करने के लिए परमिट भी ऑलरेडी लिया गया था। तो परमिट तो आपको पता ही है कि परमिट ऐसे नहीं मिलता है, परमिट लेने के लिए सारे प्रक्रियाएं पूरी होते हैं तब जाके परमिट आपको मिलता है। तो इतना सारा चीज जो है ये कंपनी पहले से की हुई है। अब यहां पे आप जाते हैं और आपका रोल होता है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अब यहां से आपका दिमाग लगता है।
तो व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शन आर रिक्वायर्ड। अब यहां पे इतना है, लेकिन और क्या क्या वहां पे हो सकता है, क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स आपको लेना है। तो यहां पे आप बताना है, तो आपको ध्यान रखना है कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को सबसे पहले यहां पे फॉलो हो। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या कहता है? सबसे पहले एलिमिनेशन करना है, देन आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, देन आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल करना है, देन आपको एडमिन कंट्रोल करना है, देन आपको पीपी। तो ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल को आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉलो करना है, और उसी सीक्वेंस में आपको व्हाट फर्दर कंट्रोल को आपको डिफाइन करना है। हो सकता है यहां पे कॉलम उस तरीके से ना हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको हायरार्की के अनुसार आपको पूरा बनाना है। सबसे पहले एलिमिनेशन के बारे में सोचना है, एलिमिनेशन संभव नहीं है देन सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है, अगर सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है देन इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में सोचना है, अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल संभव नहीं है देन एडमिन कंट्रोल के बारे में सोचना है, जब वो संभव नहीं है तो देन लास्ट इज द पीपीई। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले ही पीपीई लगा दीजिए और नीचे जो है एलिमिनेशन वाला डालेंगे, तो उस कंडीशन में आप रेफर हो जाएंगे। तो यू मस्ट फॉलो whenever you try to completing your risk assessment, आपको what further control action are required, आपको एकदम सही तरीके से उसका आपको पालन करना चाहिए, राइट। तो यहां पे देखिए, फायर ब्लैंकेट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द रिस्क ऑफ फायर बाय स्टॉपिंग ट्रेवलिंग ऑफ वेल्डिंग ड्रॉपलेट। यानी कि फायर ब्लैंकेट जो है शुड बी प्रोवाइडेड होना चाहिए, यानी कि वहां पे आपको फायर ब्लैंकेट जो है वहां पे दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट होगा वेल्डिंग का, कटिंग का, वो क्या होगा कि उसके संपर्क में नहीं आएगा, जिसके वजह से आपका वो एलिमिनेट हो गया, राइट। फायर वॉचर शुड बी अपॉइंटेड, एक फायर वॉचर को वहां पे अपॉइंट किया जाना चाहिए, ये भी आपने बताया। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी प्रोवाइडेड, फायर एक्सटिंग्विशर भी वहां पे होने चाहिए, ताकि आप जो है सही तरीके से अगर किसी प्रकार का फायर अगर हो तो देन एंड देयर आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी वहां पे दिया जाना चाहिए। देन inspection should be carried out regularly to ensure that welding and gas cutting workplace is safe। इसके साथ साथ आपको इंस्पेक्शन जो है वहां पर रेगुलरली जो है होते रहना चाहिए, ताकि जिसे सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पे आपका जो गैस कटिंग है, वेल्डिंग है, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से फर्दर कंट्रोल आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम स्केल फॉर द फर्दर एक्शन टू बी कंप्लीटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसमें भी थोड़ी सी गलती यहां पे भी है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पे टाइम स्केल जो होना चाहिए ना, वो स्मार्ट पैरामीटर के अनुसार होना चाहिए, जो आपने IG 1 में पढ़ा था, स्मार्ट पैरामीटर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, उसके अनुसार होना चाहिए। अब इतना टाइम स्केल कम ना दे दें कि उस समय में वो काम ही ना हो पाए। जैसे मान लीजिए कि फायर ब्लैंकेट का है, तो ठीक है कंपनी में अवेलेबल है तो 1 डे हो गया, लेकिन कंपनी में फायर ब्लैंकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो 1 डे में ये फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पे चल जा रहा है, चूंकि कंपनी में भी अवेलेबल हो सकता है, इसलिए 1 डे चल सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। फायर वॉचर शुड बी अपॉइंटेड, अब फायर वॉचर को अपॉइंट करना है, तो इसके लिए 3 वीक इन्होंने दिया है, तो 3 वीक जो है थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। आप इसको 1 मंथ या यहाँ पे 6 वीक भी आप कर सकते हैं, 2 मंथ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि फायर वॉचर आपके पास नहीं है, तो फायर वॉचर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें आवेदन आएगा, फिर उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, फिर उनका टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर जाके तब जाके आगे उनका आप हायरिंग कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होने में जो है टाइम लगता है, तो इस हिसाब से आपको टाइमलाइन बनाना है। अब आप कर देंगे कि 1 सप्ताह में कर लीजिए, तो 1 सप्ताह में कैसे होगा, राइट। अब डॉक्टर दवाई दिया है और आप बोलिए कि 3 महीना का डोज है, और आप कहिए कि डॉक्टर साहब इस दवाई को अगर हम 1 दिन में खा जाए तो बीमारियां ठीक हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपको लेके चलना है। उसके बाद आपका जो है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी प्रोवाइडेड। अब ये भी देखिए, जैसे 3 डे है, 3 डेज है, तो 3 डेज इसलिए दिया है कि कंपनी में पहले से अवेलेबल है, और पहले से अगर अवेलेबल नहीं रहता तो इसको भी परचेज करना है, वाउचर आना आएगा, ठीक है, निकालेंगे, तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से टाइमलाइन देना है। इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली टू इंश्योर दैट वेल्डिंग एंड गैस कटिंग वर्कप्लेस इज सेफ। इंस्पेक्शन जो है वहां पे होते रहना चाहिए, तो ये क्या है, तो 1 वीक, यानी कि 1 वीक पे जो है वहां पे इंस्पेक्शन जो है होते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको टाइमलाइन देना है। तो इस पे भी काफी ज्यादा निबोस का ध्यान रहता है कि आपका जो टाइमलाइन है वह स्मार्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
अब लास्ट कॉलम इसका आते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन जॉब, यानी कि ये जो फायर ब्लैंकेट जो है इसका व्यवस्था करने का काम कौन करेगा। आपने तो दे दिया, व्यवस्था कौन करेगा, तो ये साइट मैनेजर करेगा, यानी कि साइट मैनेजर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका है तो वो करेगा। फायर वॉचर को अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वाला करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे प्रोवाइड कौन करेगा, तो ये साइट मैनेजर करेगा। सेफ्टी इंस्पेक्शन कौन करेगा, इंस्पेक्शन का काम, तो ये सेफ्टी मैनेजर करेगा। तो इस तरीके से आप रिस्क असेसमेंट के जो 6 कॉलम है वो आप इजिली बना सकते हैं। जस्ट हमने एक फायर के ऊपर एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया और बाकी आप जो है इसको अच्छे से आप बना। अब यहां पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट फर्दर कंट्रोल और एक्शन माइट बी नीडेड, कॉलम 4, ठीक है। व्हाट फर्दर कंट्रोल और एक्शन माइट बी नीडेड, कॉलम 4। रिमेंबर यू मस्ट टेक अकाउंट ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। देखिए साफ साफ दिया है कि आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करना है एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स इन ILO OSS 2001 का जो सेक्शन है उसके अनुसार या फिर हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के अनुसार आपको कॉलम 4 को डिसाइड करना है, ठीक है। यू मस्ट नॉट इंक्लूड फोटोग्राफ्स, आप इसमें फोटोग्राफ कुछ स्केचिंग वगैरह आपको नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज इंश्योर दैट ऑल कॉलम आर कंप्लीटेड विद द रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, सारे कॉलम वास्तविकता इंफॉर्मेशन के साथ जानकारी के होने चाहिए। इफ यू हैव नथिंग टू इंक्लूड, अगर आपके पास कुछ नहीं है इंक्लूड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अंडर एडिशनल कंट्रोल एक्शन प्लीज पुट NA, अगर नहीं है तो आपको NA रखना है और सिमिलर कुछ लिखना है। डू नॉट लीव द कॉलम ब्लैंक, ये ध्यान रखना है, कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, नहीं है तो NA डालना है, ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप रेफर हो जाएंगे। द IGC2 एग्जाम्पल ऑन निबोस वेबसाइट सो एग्जाम्पल ऑफ NA और सिमिलर मस्ट बी, जो आप लोगों को मिला हुआ है ईमेल के माध्यम से, वहां पे आप देखेंगे तो NA वहां पे कैसे डाला गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। When you complete your risk assessment, you will see that column 3 and 4 work together. आप जब बना रहे हैं तो आपने देखा था column 3 and 4 दोनों सिमिलर काफी मिलता जुलता है। If you are already doing enough to control the risk, रिस्क को अगर कंट्रोल करने के लिए एनफ आपने कर लिया है तो देयर विल बी ए लॉट ऑफ कंट्रोल लिस्टेड इन द कॉलम 3। अगर मान लीजिए कि पहले से ज्यादा व्यवस्था रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उपाय ज्यादा है तो कॉलम 3 में उपाय ज्यादा होगा, बट वेरी फ्यू इन द कॉलम 4। अब वेरी फ्यू होगा कॉलम 4 में। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, 3 में भी उसी से रिलेटेड सिमिलर, अब 4 में भी उसी से रिलेटेड सिमिलर, तो उस कंडीशन में आप रेफर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर 3 में उपाय कम है तो 4 में उपाय बढ़ जाएगा, 4 में उपाय कम है तो आपका 3 में क्या होगा, घट जाएगा। इस तरह से लेके चलना है और सिमिलरिटी होना नहीं चाहिए। जो मान लीजिए पहले से है तो फिर उसको क्या करना है, ठीक है, तो पहले से है उसी को डालना है तो उसके पहले आपको लगा सकते हैं इंश्योर दैट, इंश्योर किया जाए, तो इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको नहीं करना है। यू माइट इवन जस्ट नोट दैट नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी, और वहां पे कोई फर्दर एक्शन की जरूरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव वेरी फ्यू कंट्रोल इन प्लेस, कॉलम 3 विल कंटेन वेरी लिटिल, कम है तो कम होगा। कॉलम 4 विल कंटेन ए लॉट मोर, जैसा हमने बताया पहले से उपाय कम होगा तो आप उपाय ज्यादा सजेशन देंगे। बोथ ऑफ दिस सिनेरियो आर इन बिकॉज ऑफ दे आर रियलिस्टिक, ये दोनों रियलिस्टिक होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो इस पॉइंट को जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो पार्ट 2 है, जो आपका रिस्क असेसमेंट है, उसको आपने समझा कि रिस्क असेसमेंट को कैसे बनाना है, रिस्क असेसमेंट में कौन कॉलम में क्या होने चाहिए, NA आपको लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। 3 में अगर कम होगा आप कॉलम में तो 4 में बढ़ जाएगा, 4 में अगर ज्यादा अगर होगा तो 3 में आपका कम रहेगा। तो इस तरह से, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो साथियों, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद एंड नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपके सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप डालने का प्रयास करें।